हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एजिंग की कि एजिंग क्या होती है और क्यों होती है। एजिंग का मतलब होता है जीर्णता यानी वृद्धावस्था को प्राप्त करना। क्यों हम धीरे धीरे एक दिन हम बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में चले जाते हैं और एक दिन हमारी डेथ हो जाती है। कौन से फैक्टर हैं, उनको क्यों नहीं रोक सकते, क्या हैं उनके उपाय। तो हम देखते हैं कि नेचर में पाए जाने वाले जो सभी एनिमलों का जो एवरेज एक एज होती है और उसका पीरियड एक निश्चित होता है लगभग। और सभी एनिमल्स की जो वर्किंग कैपेसिटी है, फिजिकल उनकी कैपेसिटी है, वो पूरे जीवन में एक जैसी नहीं रहती है। एज के बढ़ने के साथ साथ जो बॉडी ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उनके जो घाव बढ़ने की क्षमता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। तो हम देखते हैं कि बर्थ से लेकर जो एडल्ट एज तक जो उनकी मेटाबॉलिक रेट है या बॉडी कैपेसिटी है उनका, तो उसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है और उसके बाद में वो एडल्ट से ओल्ड एज में आ जाता है और सभी चीज़ों में उनके एक गिरावट आना शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 30 ईयर के बाद प्रति वर्ष लगभग 0.8% उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसमें कमी आती जाती है। इस प्रकार समय के साथ साथ शरीर में होने वाले जो बहुत सारे जो चेंजेज हैं उनको एजिंग कहते हैं। और एजिंग का जो करेक्टर होता है वो यूनिसेल्युलर जो एनिमल्स से मल्टी सेल्युलर जो एनिमल्स हैं उन तक समस्त जीवों में वो पाई जाती है। यानी कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा जो उसको एजिंग की ओर लेके जाएगा। एनिमल्स में जो एजिंग का इंटरनल और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको इफेक्टेड करते हैं। एनिमल्स के जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स हैं, उनका सिस्टम्स हैं, उनमें एजिंग के समान जो लेकिन उनके जो ज़रूरी नहीं है कि सभी में जो एजिंग है वो बिल्कुल एक लेवल में हो, ये आवश्यक नहीं है। एजिंग विषय हमें यह सोचने के लिए भी बहुत ज़्यादा मजबूर करता है कि क्यों समय के साथ साथ ये कैपेसिटी घटती जाती है। एडल्ट तक जो बॉडी ग्रोथ है उसके पश्चात उसमें गिरावट क्यों हो जाती है। सेल्स, ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम्स में ऐसे कौन कौन से जो जैविक कारक हैं या जैविक जो बायोकेमिकल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं जो डेथ की ओर अग्रसर करते हैं, क्या एजिंग को रोका जा सकता है ताकि एनिमल्स वो उसकी डेथ तक या वो युवावस्था में ही बना रहे। तो अपन देखते हैं कि साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें एजिंग या एजिंग के रीजन्स और उनके इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको अपन स्टडी करते हैं और उसे अपन जरा विज्ञान या जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जेरेंटोलॉजी जो वर्ड होता है उसको अपन जैरोन व लोगस से उनको अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिसका मीन्स होता है कि ओल्ड एज का स्टडी ऑफ ओल्ड मैन होता है। और वी कोरेनवेस्की ने जेरेंटोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा विस्तृत जो उनका रिसर्च कार्य किया और जिससे उनके साइंटिफिक और जो रिसर्च हैं उनके आधार पर उनका एक नतीजा निकाला। और उन्होंने बताया कि जो एजिंग को विभिन्न प्रकार से उन्होंने अपने आप से डिफाइन किया और टाइम के साथ साथ जो बॉडी में होने वाले उन चेंजेज का एक ग्रुप को जीर्णता कहते हैं या एजिंग कहते हैं, जो लाइफ पावर को कम कर और डिजीज के प्रति उनको लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा दे। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो एज का कैलकुलेशन करते हैं वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पर करते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बेस पर जो ज्ञात जो अपन जानते हैं कि एज को जो कैलेंडर एज
के नाम से जानते हैं। और यह जो कैलेंडर एज होती है वो उसके एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। किसी एनिमल्स की जो फिजिकल कैपेसिटी होती है वो उनकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी में चेंजेज करके उनकी हमेशा जो कैलेंडर एज के साथ साथ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति है जो कि कैलेंडर एज जहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ का बेस पर एज उनकी 40 ईयर है, परंतु उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी और उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसके बेस पर इसके जो करेक्टर्स वो 50 ईयर के इक्वल दिखाई दें, तो उस जो व्यक्ति है उसका 50 वर्ष उनका बायोलॉजिकल एज होगी। यानी कि एनिमल की जो कैलेंडर एज एवं बायोलॉजिकल एज में कोरिलेशन तथा जो हेल्थ को ज्ञात किया जा सकता है। शरीर के किसी एक जो सिस्टम या ऑर्गन के में जो शेष शरीर से अधिक जो बायोलॉजिकल एज हो सकती है, परंतु कैलेंडर एज समान है। यदि एनिमल्स कोई भी मानव है, जैसे एग्जांपल लें तो देखते हैं कि उसका 18 वर्ष की एज में जो आइज हैं वो कमज़ोर हो गई हों, अर्थात उसमें जो साइट विजन प्रॉब्लम हो, तो हम कह सकते हैं कि उसके नेत्रों में जो आइज हैं उसमें जो अदर बॉडी है उससे अधिक एजिंग आ गई है। तो आई का जो बायोलॉजिकल एज और कैलेंडर एज से अधिक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक ही स्पीसीज के सभी जीवों में एजिंग जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है उनके ऊपर, जो अनेक क्लाइमेटिक्स, न्यूट्रिशंस या अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग, यानी उस एजिंग को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। समय के साथ साथ जो जीवों में एजिंग का इफेक्ट बढ़ता जाता है और स्टडी की सुविधा के आधार पर हम इसे वर्गों में विभेदित कर सकते हैं। ये जो इफ़ेक्ट होते हैं उनके समकालिक होते हैं, जैसे उनका सेल्यूलर चेंजेज है, और सेल्यूलर चेंजेज में अपन देखते हैं कि जो सेल्स हैं उनमें चेंजेज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वह उनका जेनेटिक मटेरियल में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो चेंजेज को अपन उसमें सम्मिलित करते हैं। जैसे देखते हैं कि उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें रेडिएशन व अल्कोहल जैसे जो पदार्थ होते हैं उनके इफ़ेक्ट से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट जो फैट्स के या लिपिड्स के परऑक्सीडेशन से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशंस इफेक्टेड होता है। इससे जो वहाँ पर लॉस होता है उसको ग्लूटाथियोन्स परऑक्सीडेज या ग्लूटाथियोन्स रिडक्टेज जैसे जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगता है और इससे वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं उनमें हार्डनेस और अल्जाइमर्स रोग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अल्जाइमर्स का जो अपन डिस्क्राइब स्टडी करें तो देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से ये इफ़ेक्टेड उनको करेगा। और अपन अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है वो उसके बेस पर उसमें चेंजेस होने से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स उसमें चेंजेज हो जाता है और जिससे वहाँ का न्यूक्लियर पिक्नोसिस में से उसका जो क्रोमेटिन्स होता है वो संगठित हो जाते हैं और उनका न्यूक्लियस एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर गहरा डाई हो जाता है और उनको पिक्नोटिक्स न्यूक्लियस कहते हैं और क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स में चेंजेस होने लगता है जिससे उनका क्रोमोसोमल एब्रेशंस पैदा हो जाता है। तो डीएनए से म्यूटेशन से एमआरएनए पर जो कोडोन चेंजेस हो जाते हैं
जिससे उनके ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एबनॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है, और ये प्रोटीन होती है वो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस को इफेक्टेड करती है। तो बायोकेमिकल्स जो रिएक्शंस को उत्प्रेरित यानी उत्प्रेरित करने वाले जो एंजाइम होते हैं जिनको प्रोटीन कहते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स में टीलोमियर्स छोटे होने लगते हैं, जिससे उनकी सेल्स डिवीजन इफेक्टेड होता है, और इस प्रकार से वहाँ बहुत बड़ा चेंजेज वो कर देते हैं।